नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे डेली जी के कुछ कार्यक्रम में। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे। चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। और आज की क्लास में आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के उस दर्रे का नाम बताइए जिसका उपयोग तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए करते हैं। देखिए एसएससी बेस्ड क्वेश्चन आंसर मिलेंगे आपको आज की क्लास में, ठीक है। एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के किसी भी, जैसे आपका सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस या 10+2 है, तो उससे संबंधित सभी आज प्रश्नोत्तरी आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के उस दर्रे का नाम बताइए जिसका उपयोग तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए करते हैं। पहला ऑप्शन है आपके सामने खरदुंगला, पेंसिला, बनिहाल या फिर लिपुलेख, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बात करें कि उत्तराखंड के उस दर्रे का नाम, तो सही उत्तर होगा आपका लिपुलेख, यानी लिपुलेख का मतलब डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। लिपुलेख कहने का अर्थ है कि उत्तराखंड में लिपुलेख जो दर्रा है, इस दर्रे का इस्तेमाल तीर्थयात्री द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है। क्लियर हुआ? यह उत्तराखंड यानी कि भारत, चीन और नेपाल के सीमाओं का एक त्रिसंगम दर्रा है, यानी कि यह जो दर्रा है यह 3 देशों की सीमाओं को छूता है। आपका भारत हो गया यानी उत्तराखंड, चीन और नेपाल। क्लियर हुआ? बात करें खरदुंगला की, तो खरदुंगला जो दर्रा है ये आपका लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। बात करें आपके दूसरे ऑप्शन पेंसिला की, तो पेंसिला जो दर्रा है आपका ये कश्मीर घाटी पर स्थित है। और जो बनिहाल दर्रा है आपका ये पीर पंजाल घाटी पर स्थित आपका एक दर्रा है। तो लिपुलेख दर्रा आपका उत्तराखंड में है, जो कि बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ? अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है। एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछा गया था इसको कि निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग या फिर चुनाव आयोग। क्लियर हुआ? कौन सा आपका संवैधानिक निकाय नहीं है? और सही उत्तर है आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। क्लियर हुआ? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है यह आपका एक संवैधानिक निकाय नहीं है। बात करें तो देखिए भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 28 सितंबर 1993 में मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश के तहत 12 अक्टूबर 1993 को गठित एक वैधानिक सार्वजनिक निकाय है, यानी कि संवैधानिक निकाय नहीं है, एक वैधानिक सार्वजनिक निकाय है। इसे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा एक वैधानिक आधार दिया गया। क्लियर हुआ? बात करें वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की, तो आपके राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं आपके न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, जो कि राष्ट्रीय मानव अधिकार के 11वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। क्लियर हुआ? अगले नंबर पे चलें तो देखिए अगला क्वेश्चन है महाराज का। ये पूछा गया आपसे एसएससी एमटीएस 2017 में कि सिंधु सभ्यता का एक स्थल धौलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है। क्लियर हुआ? प्राचीन इतिहास का सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा सभी ने कि भारत में, मतलब कि भारत के किस राज्य में स्थित है आपका सिंधु सभ्यता का एक स्थल धौलावीरा नाम है, जिसका सही उत्तर होगा आपका गुजरात। क्या होगा? गुजरात। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए गुजरात में कच्छ का जो रण है, आपने नाम सुना होगा कच्छ के रण का, तो गुजरात के कच्छ के रण में धौलावीरा स्थित है, जिसे धौलावीरा का जो एक अन्य नाम है जिसे कोटडा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। धौलावीरा जिसे कोटला के नाम से जाना गया, एक पुरातात्विक स्थल है। और जिसकी खोज की अगर हम बात करें तो खोज की थी आपके जेपी जोशी ने 1967 में जेपी जोशी ने इसकी खोज की। यह गुजरात, सिंध, पंजाब और पश्चिमी एशिया के मध्य एक व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था आपका धौलावीरा। क्लियर हुआ? धौलावीरा आपके गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है, ठीक है। अच्छा, गुजरात में जो कच्छ का रण है वो अन्य किस लिए प्रसिद्ध है, यानी किस लिए बहुत ज़्यादा मतलब फेमस है, किस लिए जाना जाता है? कमेंट करें आप सब लोग कि गुजरात में जो कच्छ का रण है वो अन्य किस चीज़ों के लिए जाना जाता है। क्लियर हुआ? चलते हैं आप सभी लोग कमेंट करें, तब तक चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किया गया था। ये पूछा गया आपसे एसएससी स्टेनो 2021 के परीक्षा में कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में या 6वीं पंचवर्षीय योजना,
7वीं पंचवर्षीय योजना या फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें गरीबी के उन्मूलन का मतलब कि उल्लेख किया गया है? तो प्यारे विद्यार्थियों, सही उत्तर होगा आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे यह जो योजना है गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ, यह रोजगार और न्याय पर केंद्रित हुआ करती थी। यह योजना गरीबी उन्मूलन रोजगार और न्याय पर ही केंद्रित थी। यह योजना जिसकी अवधि की अगर हम बात करें तो 1974 से लेकर के 1978 1974 टू 1978 तक थी। इसमें कृषि क्षेत्र पर सर्वाधिक मात्रा में ध्यान दिया गया। ठीक है, और एक सफल योजना भी मानी गई। और योजना का जो ड्राफ्ट था यानी योजना का जो प्रारूप था ये तैयार किया था आपके डीपी धर ने। ठीक है, यहाँ से कई बार पूछ लिया जाता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था या यह 5वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो अब मैं बता चुका हूँ आपको कि योजना का जो प्रारूप था डीपी धर ने तैयार किया और ये सबसे एक सफल योजना मानी गई जो कि कृषि पर सबसे ज़्यादा केंद्रित किया गया। ठीक है, और कृषि को ध्यान में रखते हुए ये निकल के आया आपका गरीबी उन्मूलन, और गरीबी उन्मूलन का मतलब हुआ गरीबी हटाओ। क्लियर हुआ? अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो आज का अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि पूछा गया आपसे एसएससी सीपीएसआई 2019 में कि दांत की जो परत होती है वो निम्न में से किस चीज़ से बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट या फिर कैल्शियम सल्फेट या फिर कैल्शियम सिलिकेट, निम्न में से किससे मिलकर बनी होती है आपके दांतों की जो परत होती है? क्लियर हुआ? तो प्यारे विद्यार्थियों, दांतों की जो परत होती है यह एक विशेष प्रकार की क्रिस्टलीय एक संरचना होती है जो कि आपके कैल्शियम फास्फेट से बनी होती है। किससे? कैल्शियम फास्फेट से, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। कैल्शियम फास्फेट से बनी होती है। दांतों की जो ये सतह है ना, तो ये सबसे कठोर एक बाहरी सतह होती है। ठीक है, जो इसे दांतों के क्षरण से बचाती है। ठीक है, और अगर बात करें मानव शरीर में स्थित सबसे कठोर पदार्थ तो आपका यही दांत होगा जो कि आपके कैल्शियम फास्फेट से मिलकर के बनता है। क्लियर हुआ? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि लिया गया एसएससी जीडी 2019 से कि निम्न में से किसने 1951 में भारतीय जनसंघ यानी बीजेएस की स्थापना की थी? एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया इसको। ऑप्शन है आपके सामने आशुतोष मुखर्जी, वीर सावरकर या फिर दीनदयाल उपाध्याय या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आप सभी लोग, अगर आपको इसका आंसर पता है सभी लोग इसका आंसर करें। और अगर बात करें कि देखिए 1951 में भारतीय जनसंघ यानी बीजेएस की स्थापना किसने की थी? तो बीजेएस की स्थापना की थी आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। किसने? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। इन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ यानी बीजेएस की स्थापना की जो कि कांग्रेस के खिलाफ एक मतलब इन्होंने अपना संघ बना करके तैयार किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ मिलकर के मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ एक राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए उन्होंने अपना एक हिंदू महासभा के कैंपेन चलाया, एक अभियान चलाया और उन्होंने इस समय आरएसएस छोड़ दिया था 1951 में और अपने लिए मतलब आरएसएस छोड़ा और अपनी एक नई पार्टी यानी कि भारतीय जनसंघ बना करके तैयार कर दी। ठीक है, और जब 1952 के जो आम चुनाव हुए तो 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ यानी बीजेएस ने इस चुनाव में 3 सीटें भी जीती थी। बात करें श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तो 1953 में आगे चल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हो जाती है। क्लियर हुआ? अगले नंबर पर चलें। निम्न में से कौन सभी मादक पेय में एक सक्रिय घटक है? आपका एसएससी जेईई 2019 में पूछा गया कि कौन है इसमें कौन सा एक आपका कंपाउंड है जो सभी मादक पेय में सक्रिय घटक है? देखिए पेंटेन है, एथेनॉल है, ब्यूटेन है या फिर प्रोपेन है। ठीक है, सभी लोग इसका आंसर करें आप लोग। तो देखिए सही उत्तर होगा आपका एथेनॉल। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही, एथेनॉल। बात करें एथेनॉल की तो देखिए सभी मादक पदार्थों में एक सक्रिय घटक के रूप में पाया जाता है आपका एथेनॉल। क्लियर हुआ? एथेनॉल जो है ना तो एक कार्बनिक यौगिक है और यह कार्बनिक यौगिकों के एक उच्च वर्ग का एक सदस्य माना गया है एथेनॉल, जिसे सामान्य नाम एल्कोहल का नाम दिया गया है। ठीक है, इसी एथेनॉल को हम एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हुआ? बात करें इसके आणविक सूत्र की तो इसका आणविक सूत्र होता है आपका C2H5OH। C2H5OH से इसे व्यक्त करते हैं। ठीक है, और इसे कहते हैं अन्य नाम में भी अगर देखा जाए व्यापारिक नाम में तो इसे इथाइल एल्कोहल के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, इथाइल एल्कोहल C2H5OH जो कि सभी मादक पेय में एक सक्रिय घटक की भूमिका निभाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें जो कि दिल्ली पुलिस 2023 में पूछा गया है कि भारत ने किस देश से पंचवर्षीय योजनाएं अपनाई हैं? तो सही उत्तर होगा आपका सोवियत संघ। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्लियर होगा, सोवियत संघ से भारत ने पंचवर्षीय योजनाएं अपनाई हैं। ठीक है, पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं आपने देखा होगा कि विकास को ध्यान में रखते हुए 5 वर्ष का जो एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता रहा 1951 से लगभग।
ठीक है, तब इन्हें पंचवर्षीय योजना का नाम दिया गया। और इन पंचवर्षीय योजनाओं की अगर हम बात करें तो देखिए एक क्षेत्रीय विकास योजनाएं होती हैं जिन्हें जिन्हें मतलब केंद्रीकृत और कार्यान्वित किया जाता है। क्लियर हुआ। 1928 में बात करें तो इसके अगर इतिहास की, पंचवर्षीय योजना के इतिहास की, तो 1928 में इसे जोसेफ स्टालिन ने सोवियत संघ की पहली पंचवर्षीय एक रणनीति के तहत इसकी शुरुआत की। ठीक है, यानी उन्होंने विकास का जो मसौदा तैयार किया वो कुल 5 वर्ष का किया 1928 में जोसेफ स्टालिन ने। बाद में 1951 में भारत ने इस योजना को अपनाते हुए इसे सबसे पहले लॉन्च किया और इसका नाम दिया पंचवर्षीय योजना। क्लियर हुई। अगले नंबर पे चलें तो देखिए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 का विषय क्या है। आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 का विषय क्या है। महिलाएं और आईपी। आईपी का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा। ठीक है, महिलाएं और आईपी, आईपी और एसडीजी, आईपी और युवा बेहतर भविष्य के लिए नवाचार, या फिर डी ऑप्शन है आपका अपने विचारों को बाजार तक ले जाना। क्लियर हुआ। तो देखिए बात करें इस विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की, तो देखिए 26 अप्रैल को मनाए जाने वाला एक जो दिवस है जिसे आपने अभी हाल ही में मनाया है, जिसका आयोजन किया है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, नवाचार और रचनात्मकता के साथ हमारे साझा भविष्य का निर्माण करना। ठीक है, ये इसका 2024 का विषय था, यानी सही ऑप्शन होगा आपका आईपी और एसडीजी। आईपी और एसडीजी, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यानी कि आईपी और एसडीजी नवाचार और रचनात्मकता के साथ हमारे साझा भविष्य का एक निर्माण करना। ठीक है, 26 अप्रैल को मनाए जाने वाले इस विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में, बौद्धिक संपदा के महत्व को उजागर करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। क्लियर हुआ। और चलते हैं आज के लास्ट क्विज के क्वेश्चन की तरफ कि भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग IHRC, जिसे खबरों में देखा गया, किस मंत्रालय के तहत कार्य कर रहा है। भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग IHRC, जिसे खबरों में अभी हाल ही में देखा गया है, किस मंत्रालय के तहत कार्य कर रहा है। संस्कृति मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर बिजली मंत्रालय। ठीक है, और आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, आप तब तक इसके स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, बात करें इसकी आपके IHRC आयोग की, तो देखिए अप्रैल 2024 में भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग IHRC को अपने नए लोगों और जिसका एक आदर्श वाक्य है, IHRC का एक आदर्श वाक्य है, यात्रा इतिहासम भविष्यम प्रशस्ता। ठीक है, इसका एक अनावरण किया गया। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्री के अधीन संचालित होने वाला है। ठीक है, एक मतलब की ग्रुप है आपका। बात करें इसके भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग की, तो देखिए ये रिकॉर्ड रचनाकारों, संरक्षकों और उपयोगकर्ताओं के लिए एक राष्ट्रव्यापी मंच के रूप में ये कार्य करता है। क्लियर हुआ। तो आपका जो IHRC है ये किसके तहत कार्य करता है, आपका संस्कृति मंत्रालय के तहत। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय के तहत। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का आपके सामने जी के कुछ कार्यक्रम। मिलते हैं आपसे कल इसी क्लास को लेकर के। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।